नमस्कार, मैं हूं सुशांत सिन्हा। पहले कोरोना, फिर तूफान, बारिश और अब भूकंप का खतरा। हिंदुस्तान पर एक के बाद एक मुसीबत आ रही है। ऐसा लग रहा है हर महीने मुसीबत की एक इंस्टॉलमेंट आ रही है। आज हम आपके सामने वो खबर लेकर आए हैं, वो विषय लेकर आए हैं जो बहुतों के मन में है कि ये जो बार बार भूकंप आ रहे हैं, ये कहीं खतरनाक तो नहीं है। उस भूकंप की बात कर रहे हैं जिसका खतरा दिल्ली एनसीआर पर बना हुआ है। बीती रात भी दिल्ली से सटे नोएडा में भूकंप के झटके महसूस किए गए। यह पहला मौका नहीं था जब दिल्ली एनसीआर की धरती हिली। पहले अप्रैल, फिर मई और अब जून के महीने में भी धरती कांप रही है। 45 दिन में, यानी करीब 1.5 महीने में 11वीं बार भूकंप आया था। बार बार भूकंप के झटकों से अब बड़े खतरे का डर सताने लगा है। क्या ये छोटे झटके बड़े भूकंप की तरफ इशारा कर रहे हैं? इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। इस पर बात करने के लिए, डिटेल से बात करने के लिए, ये क्या संकेत हैं ये समझाने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में बड़े बड़े एक्सपर्ट्स मौजूद होंगे। लेकिन पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। ये 3 तस्वीरें हैं जो बता रही हैं कि ये साल कैसे गुजर रहा है। देश में कोरोना की रफ्तार 2 लाख के बैरियर को क्रॉस कर चुकी है। महाराष्ट्र में निसर्ग तूफान गुजर गया और अब मुंबई से लेकर ठाणे और नासिक में तेज बारिश हो रही है। तूफान बारिश के बाद अब भूकंप का खतरा मंडराने लगा। दिल्ली से सटे नोएडा में भी एक बार फिर भूकंप के झटके आए और लोग घरों से बाहर निकल गए। घड़ी में वक्त रात के 10:42 का हुआ था। इसी वक्त नोएडा में भूकंप आया। रिक्टर स्केल पर तीव्रता 3.2 मापी गई। खास बात यह है कि भूकंप का केंद्र भी दक्षिण पूर्वी नोएडा में था। 45 दिन में दिल्ली एनसीआर में 11 बार भूकंप आ चुके हैं। मई महीने में अकेले 7 बार दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके आए, जबकि 3 बार अप्रैल महीने में दिल्ली में भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए। जानकार बताते हैं कि भूकंप के मामले में दिल्ली एनसीआर बेहद संवेदनशील है। दिल्ली एनसीआर के नीचे से 3 फॉल्ट लाइन होकर गुजरती है। भूवैज्ञानिकों ने दिल्ली और इसके आसपास के इलाके को जोन 4 में रखा है। यहां 7.9 तीव्रता तक का भूकंप आ सकता है। सवाल यह है कि भूकंप से बार बार हिलती क्यों है दिल्ली? 45 दिन में 11 झटके क्यों आ गए? दिल्ली के जमीन के नीचे ऐसा क्या है? क्या दिल्ली के छोटे छोटे भूकंप किसी बड़े खतरे की आहट में? आपको 6 अलग अलग तस्वीरें दिखा रहे हैं। कब कब भूकंप के झटके महसूस किए गए। कल रात 11:15 बजे के करीब भूकंप के झटके महसूस हुए। इससे पहले 29 मई को दिल्ली एनसीआर में 2 बार झटके महसूस हुए थे। इसका केंद्र हरियाणा का रोहतक था। तीव्रता 4.5 थी। इससे पहले फरीदाबाद में भी झटके महसूस हुए थे। 10 और 3 मई को दिल्ली हिली थी। इसी तरीके से दिल्ली के दूसरे हिस्सों में भी पहले भी भूकंप के झटके आ चुके हैं। लेकिन ये बार बार हो क्यों रहा है? इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल है। नवीन कुमार भटनागर हैं, पूर्व डीआईजी डिजास्टर मैनेजमेंट एंड रेस्क्यू। प्रोफेसर एससी दुबे हैं, भूवैज्ञानिक। डॉक्टर कलाचंद सेन हैं, भूवैज्ञानिक। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और जेएल गौतम, हेड ऑपरेशन, नेशनल सेंटर फॉर ऑफ सिस्मोलॉजी, भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। लेकिन सबसे पहले डॉक्टर कलाचंद सेन, ये 45 दिन में 11 बार भूकंप आना, ये किसी भी लिहाज से सामान्य है क्या सर? मुझे ठीक सुनाई दे रहा है। हेलो डॉक्टर सेन, आपको आवाज आ रही है? हाँ, अभी सुनाई दिया। हाँ, मैं ये पूछ रहा हूं कि 45 दिन में 11 बार भूकंप आ जाना कहीं, क्या ये किसी भी लिहाज से सामान्य है क्या? देखिए, ये जो आपने पूछे है, इस रीजन जहां पर दिल्ली एनसीआर में आपको अर्थक्वेक का महसूस हुआ है पिछले 1.5 मंथ में, इस रीजन में अर्थक्वेक आना ये नया चीज नहीं है। इसके पहले भी इस रीजन में अर्थक्वेक आए हैं, स्मॉल टू मीडियम मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक। 1975 से जब से मैं रिकॉर्ड देख रहा था, तब से कई सारी अर्थक्वेक इस रीजन में है, दिल्ली एनसीआर रीजन में। बट पिछले 7 और 8 अर्थक्वेक हम 1.5 महीना में ऑब्जर्व किए हैं। इसमें आपने बताया 1 मैग्नीट्यूड वाज रोहतक में 4.6। तो इससे हम ये नहीं कर सकता है बहुत ज़्यादा एबनॉर्मल है। हम यही कह सकता है दैट दिस रीजन में अर्थक्वेक पहले भी आए थे, कम मात्रा का अर्थक्वेक आए थे। अभी भी जो हो रहा है, इसको सामान्य रूप से अगर नहीं देखा जाए तो
हम इसमें इसको ये नहीं कह सकता है दिस इज एन इंडिकेशन ऑफ ए बिगर अर्थक्वेक। ठीक है, हमारे साथ जेएल गौतम साहब भी हैं। गौतम साहब, आपका आकलन क्या है? ये दिल्ली एनसीआर में जो बार बार भूकंप के झटके आ रहे हैं, क्या ये किसी बड़े खतरे का संकेत हो सकते हैं? लोगों को कितना घबराने की जरूरत है? देखिए, ऐसा है कि जैसे अभी सैन साहब ने बताया, दिल्ली के पास जो अर्थक्वेक्स आ रहे हैं ये एबनॉर्मल नहीं है, ये नॉर्मल एक्टिविटी है। और दिल्ली के आसपास कुछ फॉल्ट लाइन है जो छोटी छोटी फॉल्ट है, जैसे कि जो कल रात का जो अर्थक्वेक आया था वो मथुरा फॉल्ट के अलोंग आया है, और उससे पहले जो रोहतक के अर्थक्वेक आए हैं वो महेंद्रगढ़ देहरादून फॉल्ट पे आया है। ये फॉल्ट लाइन क्या होता है सर? फॉल्ट लाइन ये होता है जैसे दो प्लेट्स होती हैं, उनका जॉइंट जो होता है जिसके अलोंग प्लेट मूव करती हैं उसको फॉल्ट लाइन बोलते हैं। तो जो बड़ी प्लेट है, जैसे हमारी इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है जो खिसक रही है टुवर्ड्स यूरेशियन प्लेट, जिसके कारण हिमालय रीजन पूरा एक्टिव रहता है। तो ऐसे ही प्लेट के अंदर भी माइनर प्लेट्स होती हैं जो आपस में जुड़ी होती हैं। तो उनके अंदर जो मूवमेंट होती है उसके कारण ये छोटे छोटे भूकंप आते हैं। सर, ये छोटे छोटे भूकंप आते हैं, दिल्ली में आते हैं, ये तो हम भी जानते हैं सर, और हमने दिखाया भी है। लेकिन ये 45 दिन में 11 बार आ गए, इसलिए लोग घबराए हुए हैं कि ये बार बार क्यों आ रहे हैं। ठीक है, तीव्रता कम है, लेकिन बार बार। हाँ, देखिए, ये एक जगह नहीं आए। जैसे मैंने बताया, आपका जो पहले दिल्ली हरिद्वार रिज पे आए थे जो नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में थे, और उसके बाद में रोहतक में जो आए महेंद्रगढ़ हरियाणा से जो देहरादून फॉल्ट है उस पे आए थे। अब कल वाला जो है ये मथुरा फॉल्ट पे आया है। उससे पहले एक और था गौतम बुद्ध नगर में जो 9 अप्रैल को आया था, वो मुरादाबाद फॉल्ट के अलोंग था। सो इस तरह से डिफरेंट इनके लोकेशंस हैं सर। तो ये ऐसा ठीक है, कुछ नहीं है कि नवीन जी, आपके हिसाब से देखिए, लोग आप वैज्ञानिकों के हिसाब से या सीनियर लोगों के हिसाब से आप बता रहे हैं कि फॉल्ट लाइन अलग अलग है, लेकिन जो आम आदमी है वो तो ये देखता है कि मेरे घर में भी झटके महसूस हुए, मुझे भी खतरा हो सकता है। तो एक आम आदमी को कितना घबराने की, चिंतित होने की जरूरत है? घबराने नहीं, कितना चिंतित होने की जरूरत है अगर 45 दिन में 11 भूकंप आ रहे हैं? ये तो पूरी चिंता की बात है। स्पेशली दिल्ली एनसीआर के अंदर ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि हम लोग नेशनल बिल्डिंग कोड को बिल्कुल ध्यान में रखते ही नहीं है। एक्चुअली यहाँ जो बिल्डिंगें बननी चाहिए थी वो एज पर नेशनल बिल्डिंग कोड बनाना चाहिए था, वो उससे नहीं बनी है। और पुरानी बिल्डिंग्स के ऊपर भी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बना दी गई है। तो खतरे वाली बात यह है कि चाहे 4 मैग्नीट्यूड का आपका झटका आए या 5, क्योंकि हम लोग सिस्मिक जोन 4 में हैं, और जिस दिन इस पे 5 या 5.6 और 7 का अगर आ गया तो आप ये मानकर चलिए दिल्ली की बिल्डिंग ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगी, क्योंकि इसमें बिल्कुल बिल्डिंग का केयर नहीं किया गया है। तो पूरी चिंता की बात है। और उसके बाद अभी भी सो रहे हैं, अभी भी न गवर्नमेंट की तरफ से कुछ किया जा रहा है, न इसका सर्वे किया जा रहा है, न पब्लिक ध्यान दे रही है। जो जिसके मन में आ रहा है वो करे जा रहा है, और कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई कुछ नहीं है। ये तो भगवान भरोसे चल रही है दिल्ली। मैं आपको नेशनल टेलीविजन से क्लियर बता रहा हूँ, जो सुन रहे हो उस पर ध्यान रखें। जिस दिन 5+ का अगर आ गया झटका, आपको बता रहे लोग सोते रह जाएंगे, बाहर भागने का मौका भी नहीं मिलेगा, क्योंकि हमारे पास अर्ली वार्निंग सिस्टम नहीं है अर्थक्वेक का, और नीचे फॉल्ट लाइन में ऑलरेडी है। तो लेकिन गौतम साहब तो कह रहे हैं कि कोई बड़ी बात नहीं है, ये फॉल्ट लाइन में हो रहा है, आसपास हो रहा है, ये तो होगा, बड़ी बात नहीं है। क्या बात? मैं नहीं गलत, ये वो कह रहे हैं अपने लिहाज से ठीक कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ अपने डिजास्टर मैनेजमेंट एक्सपर्ट की लिहाज से कह रहा हूँ। मैं आपको फिर भी लिख के दे रहा हूँ, ये बहुत खतरा है, सबको अलर्ट हो जाना चाहिए। अब आप देखिए, आपके 5-5 बिल्डिंग फ्लोर बिल्डिंग बना दी है, और उसमें 5-5, 10-10 हजार लीटर पानी रखा हुआ है, टंकियां फिक्स है नहीं। जिस दिन झटका आएगा लेफ्ट या राइट का पूरी पानी की टंकी उधर आएंगी और बिल्डिंग गिरनी है, कोई बचा ही नहीं सकता। गौतम साहब, आप बताइए, आप तो कह रहे थे कि कोई चिंता की बात वैसी है नहीं। दूसरा, हाँ, देख, मैं बिल्कुल
ये तो देखिए बिल्डिंग के ऊपर डिपेंड करता है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप आने वाले टाइम में भूकंप नहीं आएगा। हम प्रिडिक्शन या फोरकास्ट इसकी पॉसिबल नहीं है, ऑल ओवर वर्ल्ड पॉसिबल नहीं है, हमारे यही नहीं ऑल ओवर वर्ल्ड पॉसिबल नहीं है। तो इसमें तो आपको प्रिकॉशनरी मेजर्स लेने। तो नवीन साहब का बिल्कुल कहना सही है कि हमको बिल्डिंग, देखिए अर्थक्वेक में कोई धरती फट गई और हम उसमें समा गए, ऐसा तो होता नहीं है। हमें तो अपने आप को बचाना है बिल्डिंगों से। पर सर आप लोग इतने बड़े बड़े लोग हैं, वैज्ञानिक हैं, आपने कुछ तो स्टडी की होगी कि 45 दिन में 11 बार धरती हिल रही है, तो कुछ तो नीचे हो रहा होगा असामान्य। देखिए नीचे का, देखिए आप नीचे का स्कैन अभी तक नहीं हो पाया है, तो वही गौतम साहब का सिग्नल चला गया है। मुझे एक बात और बताइए, हमारे साथ तमाम मेहमान हैं। दुबे साहब ये बताइए, आपका अपना आकलन क्या है, ये 45 दिन में 11 भूकंप, ये क्या इशारा कर रहे हैं? एक बड़ा फॉल्ट है जिसका बोलते हैं, उसके ये फॉल्ट जो है ये हिमालय के सब पैरेलल है, और जैसे पहले बताया गया कि दिल्ली हरिद्वार या आगरा मथुरा फॉल्ट जो है इसको क्रॉस करते हैं। तो जहां जहां पे ये लॉकिंग होती है वहीं पे ये स्ट्रेस पड़ता है, और जैसे जैसे स्ट्रेस बढ़ता है वैसे वैसे फॉल्ट के ऊपर मूवमेंट शुरू होती है। अब ये फॉल्ट की जो मूवमेंट है वो जो है इस एरिया में 6.7 का अर्थक्वेक 1720 में बताया गया कि 6.7 का अर्थक्वेक दिल्ली से पीछे गीता कॉलोनी के पास ही उसका अर्थक्वेक का एपिसेंटर, जो आज बाकी एपिसेंटर्स आए हैं वहीं पे इसका एपिसेंटर था। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे 6.7 का अर्थक्वेक तक आ सकता है। ये नहीं है कि आज आ जाएगा कल आ जाएगा, क्योंकि जनरली जो फॉल्ट के ऊपर जब स्ट्रेस रिलीज होता है, जो ये छोटे छोटे अर्थक्वेक से रिलीज होता है, तो इसका मतलब कि फॉल्ट पे अर्थक्वेक रिलीज हो रहा है। आपका फॉल्ट जो है वो मेजर अर्थक्वेक आने के चांसेस कम है, लेकिन आपको पता नहीं, क्योंकि ये फॉल्ट जो है बहुत बड़ा फॉल्ट है, 500 किलोमीटर से लंबा फॉल्ट है, तो इस पे कभी भी बड़ा अर्थक्वेक आ सकता है। सर एक बात और दर्शकों के लिए समझाइए कि जब अमूमन हम लोग भी खबर पढ़ते थे कि इस दिन भूकंप आया, इतनी तीव्रता का आया, अमूमन हम पढ़ते थे कि हिमालयन रेंज में वहां पर उसका एपिसेंटर है, नेपाल है, अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है, कहीं और है। अब हम ये जो 11 भूकंप की बात कर रहे हैं, इसमें हम बता रहे हैं कि भूकंप का केंद्र जो है वो कभी नोएडा है, कभी फरीदाबाद है, कभी मतलब दिल्ली एनसीआर के आसपास के इलाके हैं। ये स्थिति क्यों है? देखिए ऐसा है कि अर्थक्वेक जो है, हिमालयन अर्थक्वेक जो है अगर होगा तो उसकी इंटेंसिटी होगी, जैसे आपने कहा कि मैग्नीट्यूड 6.7 के अर्थक्वेक की इंटेंसिटी कहां तक, कितने दूर तक उसका असर होता है। इसी तरह से ये अर्थक्वेक जो है, क्योंकि दिल्ली के बहुत पास है, और मैंने आपको बताया कि 6.7 का अर्थक्वेक यहाँ पे ऑलरेडी आ चुका है, 6 का अर्थक्वेक भी आ चुका है, और 5.9 का अर्थक्वेक भी आ चुका है। अब इस एरिया के अंदर अगर इस प्रकार की एक्टिविटी है तो इसका मतलब यहाँ पे, इसीलिए इसको जोन 4 में रखा गया है, क्योंकि हिमालय से भी इसमें अर्थक्वेक का असर पड़ सकता है इंटेंसिटी से, और यहाँ के जो फॉल्ट है उनसे भी इंटेंसिटी से इफेक्ट पड़ सकता है। तो जैसे कि बताया गया 6 से 6.5 का अर्थक्वेक यहाँ पे कभी भी आ सकता है, इसलिए जो है एहतियातन हमने इसको जोन 4 में रखा है। नहीं सेन, अच्छा ठीक है, कलाचंद सेन साहब, जो मैं अभी पूछ रहा था दुबे साहब से, मैं आपसे भी पूछ रहा हूं, मुझे इसका जवाब नहीं मिला कि ये भूकंप का केंद्र दिल्ली के आसपास कैसे आ गया है? पहले तो दूर हुआ करता था, अभी दिल्ली के आसपास क्यों है? दिल्ली पे अलग फॉल्ट है। देखिए फर्स्ट हम लोगों को समझना है अर्थक्वेक कैसे आता है। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस अर्थक्वेक्स हमारा देश में जो हुआ है, ये ऑरिजिनेटेड है बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ द इंडियन प्लेट नॉर्थवर्ड डायरेक्शन। तो एक तो हमारा प्लेट ऐसे मूव हो करके यूरेशियन प्लेट के साथ टकराया, तो जहां पर हमारा प्लेट दोनों का टकराया हुआ है, वो प्लेट का जो बाउंड्री है उससे नीचे तक हमारा इंडियन प्लेट एंड यूरेशियन प्लेट का एक प्लेट बाउंड्री है। उसका ज्योमेट्री, उसका डेप्थ, उसके जो नेचर, सबसरफेस डिस्पोजिशन, वो डिसाइड करता है हिमालयन बेल्ट में कितना बड़ा अर्थक्वेक पैदा होगा। एंड ऑल ऑफ अस नो दैट हिमालयन बेल्ट इज वेरी एक्टिव। अभी क्वेश्चन ये आ रहा है जो ओनली दिल्ली एंड एनसीआर रीजन में आपको अभी हाल फिल में अर्थक्वेक क्यों आ रहा है? बेसिकली जो भी आपको प्लेट मूवमेंट होता है, आपको द हिमालयन बेल्ट में ज्यादा स्ट्रेस अकुमुलेट हो रहा है, उसमें बड़ा अर्थक्वेक आने का संभावना जितना है, स्ट्रेस आपका प्लेट इंटीरियर में भी बिल्ट हो रहा है, लेकिन वो स्ट्रेस का मात्रा कम है।
एंड जब भी वहां पर कुछ फॉल्ट और फ्रैक्चर्स, जो वीक जोन बोलता है, अब लेमन लैंग्वेज में फॉल्ट का डेफिनेशन वीक जोन, तो सब सरफेस में जो स्ट्रेस अक्यूमुलेटेड हो रहा है, जब भी जहां पर वीक जोन आ रहा है वहां से वो निकल जाता है। अभी हमारा दिल्ली एंड एनसीआर रीजन जोन 4 में है। दैट मीन्स हमारा सेस्मिसिटी स्टडी सर एक चीज ये बताइए सर, ये जो स्ट्रेस निकल जा रहा है बीच बीच में, जो 3.2 का हो, 4.5 का हो, 2.2 का हो, फिर तो ये अच्छी बात हुई कि वो स्ट्रेस रिलीज हो जा रहा है। एक बार में बड़ा स्ट्रेस फिर नहीं निकलेगा, बड़ा भूकंप नहीं आएगा। वेरी गुड क्वेश्चन। एक्चुअली यही मैं बताना चाह रहा था, पर्टिकुलरली जो हिमालयन बेल्ट में इस तरह से अर्थक्वेक होकर के स्ट्रेस रिलीज होता है, वहां पर कंटिन्यूअसली इतना स्ट्रेस एक्युमुलेट होता है, कितना अमाउंट रिलीज होता है मालूम नहीं पड़ता अनलेस वी डू सम सिस्टमेटिक स्टडी। अभी नाउ यहां पर जो आपको दिल्ली एंड एनसीआर में हो रहा है, यहां पर आपने सही बताया, जिस तरह से अगर छोटे छोटे अर्थक्वेक हो जाता है तो मैक्सिमम स्ट्रेस जो दिल्ली एंड एनसीआर रीजन में एक्युमुलेटेड है, काफी तरह एनर्जी उसमें रिड्यूस हो गया। तो अभी सब सरफेस में हमको संभावना बहुत कम देखता है। यानी ये वैसा है सर कि अगर थोड़ा बहुत झगड़ा हुआ और आपने एक दूसरे को कुछ कहकर बात खत्म कर ली तो वो स्ट्रेस खत्म हो गया। अगर वो गुस्सा अंदर भरता जाता है तो किसी दिन बड़ा कांड भी हो सकता है। तो बेहतर है कि वो गुस्सा थोड़ा बहुत निकल जाए। ये सरल भाषा में समझा रहा हूं। नवीन जी एक बात और बताइए, डिजास्टर मैनेजमेंट की हम बात कर रहे हैं। अब चूंकि लोग बाहर नहीं निकल सकते, कोरोना है, अंदर रहते हैं तो भूकंप है, ऐसे में करें क्या जब भूकंप आए? एक्चुअली हमारे यहाँ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स हैं। जो लोग नीचे ग्राउंड फ्लोर में रहते हैं और इजीली निकल के भाग सकते हैं, तुरंत उनको ओपन एरिया में, स्पेस में चले जाना चाहिए जहां आसपास बड़ी बड़ी बिल्डिंग ना हो। लेकिन जो ऊपर है, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, फिफ्थ फ्लोर या 8th फ्लोर पे हैं, तो वो उनको दौड़ के कोने में बैठ जाना चाहिए। लिफ्ट का यूज कभी नहीं करना चाहिए। ऊपर के फ्लोर वालों को सीढ़ियों से भागना नहीं चाहिए, क्योंकि जब तक भागेंगे जब तक तो बिल्डिंग कोलैप्स होने के चांसेस हो जाएंगे, स्टैम्पेड हो जाएगा, भगदड़ मच जाएगी। वैसे नहीं मरेंगे तो वैसे मर जाएंगे। तो बेटर है अपने मकान में ही रहें, अपने फ्लोर में रहें, कोने में बैठ जाएं, खिड़की से दूर रहें, और या कोई हार्ड टॉप टेबल के नीचे चले जाएं, या कोई अपने सिर पे कुर्सी उल्टी करके रख लें, या एक मुर्गा आसन होता है, यानी कि गर्दन अपना दोनों टांगों के बीच में छुपा के सिर के ऊपर कोई तकिया या कोई प्लेट या कोई हार्ड कोई सरफेस चीज, मोटी किताबें वो सिर पे रख लें। मेन पर्पज सिर को बचाना है। ठीक है। दूसरा, अगर बिल्डिंग गिरती भी है तो उसमें एक सेफ ट्रायंगल बनता है। जो पिलर गिरेगा तो लाइक वैन एक ट्रायंगल बनेगा, दैट इज कॉल्ड सेफ ट्रायंगल। वहां पर आपको एयर डिपोजिशन भी मिलेगी। घबराना नहीं, क्योंकि अगर घबराए तो उसमें वैसे ही इतना धूल और इतनी प्रॉब्लम होती है, नाक में सफोकेशन हो जाती है, सांस लेना मुश्किल हो जाता है। तुरंत रुमाल लेके अपने मुंह पे बांध लें। और प्लस पॉइंट ये, बहुत लोग जो है हार्ट फेल हो जाता है, घबरा जाते हैं, सफोकेशन हो जाती है। लेकिन अगर प्रेजेंस ऑफ माइंड है और आप शांत हैं, तो मैं लिख के दे रहा हूं कि कैजुअलिटी कम होगी। देखिए बिल्डिंग एक तो हम प्रार्थना करेंगे न गिरे, लेकिन आप कह रहे हैं रुमाल नाक पे बांध लेने। कोरोना काल का इकलौता फायदा ये है कि आधे समय तो लोगों के नाक पे रुमाल या मास्क रहता ही है। तो अगर खुदा ना खास्ता बिल्डिंग गिर भी गई तो वो बच जाएंगे। लेकिन प्रार्थना यही है कि ऐसा कुछ ना हो। और अच्छी बात आप सभी वैज्ञानिक ये बता रहे हैं कि ये छोटे छोटे भूकंप जो आ रहे हैं, ये अच्छे संकेत हो सकते हैं कि जो प्रेशर है वो रिलीज हो रहा है। और जो बड़ा भूकंप शायद दिल्ली एनसीआर देख सकता था, अगर ये प्रेशर रिलीज ना होता तो उससे बच सकता है। ये भी एक बड़ी बात सामने आ सकती है। सचेत रहिए, घबराने की जरूरत नहीं। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया चर्चा में जुड़ने के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के उस